चलिए गाइस आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन के थ्रू फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन ड्राइव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अरेनियस इक्वेशन क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले मैं उसको लिख देता हूं। फाइनली व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन, दैट इज के एंड साथ में क्या लिखते हैं ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले दिखाया था, आप लोगों को पता होगा। इसमें के क्या है, के को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट, कहते हैं कि नहीं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है, ए को हम लोग अरेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इसको बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले आ रहा है तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है, ये भी इसका नाम है। इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी कहते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फिर इसको अरेनियस कांस्टेंट, ज्यादा फेमस नाम इसके यही है, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है, अरेनियस कांस्टेंट। तो ये दो इसके नाम ज्यादा फेमस है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ई ए क्या है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके कॉन्सेप्ट को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लास्ट लेक्चर में, नहीं देखा तो आप जाके देखिए। व्हाट इज आर, दैट इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट, क्योंकि सब एनर्जी की बातें ही हो रही है। यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू को कितनी लेनी है, 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ये आपको वैल्यू लेनी है। हमेशा जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर ऊपर आपको एनर्जी का टर्म दिया है तो आपको भी गैस कांस्टेंट का वैल्यू जूल के रिस्पेक्ट में ही लेना है, ये याद रखना है, ये वैल्यू ये होगी। इसके अलावा व्हाट इज टी, दैट इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने आर का वैल्यू क्या लिया है, मोल केल्विन, यहां पर नीचे केल्विन की टर्म आ रही है, यहां पर केल्विन होगा। अब इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। फाइनली ये हमारा रिलेशन किस किस के बीच में, टेम्परेचर और यहां पर रेट कांस्टेंट के बीच में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लोग लेता हूं। अगर मैंने दोनों तरफ लोग लिया तो क्या लिखेंगे, मैं उसको उस तरफ लिखता हूं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग log, अगर मैंने दोनों तरफ log लिया तो दिस इज log, नेचुरल log लेंगे ln ऑफ k विच इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए दिस इज ln ऑफ k, ठीक है, ln ऑफ a, और इनटू में क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। नेचुरल log मैंने दोनों तरफ ले लिया, सबको समझ में आया। अब यहां पर log की हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a इंटू बी, दैट इज log a प्लस log b, तो दोनों लगाएं तो क्या लिखेंगे, that is ln of k which is equals to, this is ln of a, ठीक है, और साथ में देखिए log a प्लस log b प्लस ln of, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, सही है। अब देखिए ln नेचुरल log बेस e होता है, log बेस e इंटू ई, ठीक है। अब आपको मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं साइड में, जरा ध्यान से उसको देख लीजिएगा। दिस इज log बेस में x इंटू एक्स रेज़ टू पावर a, इसका वैल्यू a होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो फाइनली यही टर्म बचेगा, ठीक है, बाकी ये टर्म तो 1 हो जाएगा। फाइनली यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज ln ऑफ k विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ a, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस ई ए बाई आर टी, सबको दिखाई दे रहा है। फाइनली ये टर्म बच गया। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर ln ऑफ k को यहीं रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है आपका, समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया रिलेशन। अब जरा चेक करो इसको, अगर आप इसको ln ऑफ k यानी कि नेचुरल log को log बेस 10 में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली यहाँ पर क्या लिखोगे, 2.303 log बेस 10 में चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, k विच इज इक्वल्स टू 2.303, ये भी किस में चला गया, log बेस 10 a माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, सिंपल है। अब आप क्या करो, 2.303 सारी को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली क्या बनेगा, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, log बेस 10 k विच इज इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस यहाँ पर क्या होगा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये देखो सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन है जो एक्चुअल में आप लोगों को इस्तेमाल करनी है, ठीक है, बहुत सारे इक्वेशन में। क्लियर हो गया सब लोगों को। ये फाइनल के और टी के बीच में रिलेशन है। एक्चुअल में आप लोग याद करो, मैंने अगर पता नहीं लास्ट कहीं
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी मैंने इस रिलेशन को इस्तेमाल किया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर सीधे बताया था कि ये रिलेशन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये अरेनियस इक्वेशन के थ्रू आया है और यहाँ पर ये रिलेशन होता है। अब इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अगेन यहाँ पर देखिए के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, अरेनियस कांस्टेंट जिसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ई क्या है, ई कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ये पहले भी पढ़ा है और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो K होता है रेट कांस्टेंट, वो टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम दो कंडीशन लेंगे यहाँ पर। सपोज कि टेम्परेचर अगर T1 है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1, और अगर मैंने टेम्परेचर T1 से कितना कर दिया T2, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई है K2 मान लेते हैं। समझ में आ गया? देन व्हाट इज द रिलेशन। आप इसमें क्या कर सकते हो, दो कंडीशन लगा के यहाँ पर log A को, ये टर्म को क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, और उस रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन वही रिलेशन था जो हमने किसी लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में इस्तेमाल किया हुआ होगा। ठीक है, सो वो रिलेशन हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से लिख लो, लिख लीजिए। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी हमने क्या किया, लॉगरिदमिक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव किया K और T के बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। अब हम दो कंडीशंस ले रहे हैं और उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बड़े ध्यान से उसको देखिएगा, और एक्चुअल में ये जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसी को क्वेश्चंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो आपको अभी आंसर करता हूँ, लेकिन ध्यान से इसको देखिए। रिलेशन क्या ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले, दैट इज ln ऑफ K विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस EA/RT। सही है, यही रिलेशन था, सबको मालूम पड़ गया। सो फाइनली इस रिलेशन में हमने क्या किया, हमको पता है कि K का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कि यहाँ पर दो केस लिए। अगर टेम्परेचर T1 है तो सपोज करो कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K1, और अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट मान लेते हैं अपन K2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूं कि T1 जो है वो T2 से छोटा है, तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली कह सकता हूँ कि जो K1 है वो K2 से क्या होगा, छोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब ये अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशंस लगा दूँ तो दो इक्वेशन बनेगा, पहली वाली कंडीशन पे अलग और दूसरी वाली कंडीशन पे अलग। जरा देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा। सो फर्स्ट कंडीशन लगाइए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, log ऑफ K1 विच इज इक्वल्स टू log ऑफ A। अरेनियस कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए यूनिक होता है, तो वो नहीं चेंज होगा, log ऑफ A। सो ln ऑफ A माइनस यहाँ पर क्या लिखूंगा, EA/RT1। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक्टिवेशन एनर्जी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमने कांस्टेंट रखी है, वो भी सेम ही रहेगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है और K1 का वैल्यू चेंज हो रहा है। सो फाइनली ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ln ऑफ K2 विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस EA/RT2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया? हमने कैटलिस्ट डाला ही नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू एक केमिकल रिएक्शन के लिए सेम होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जैसे ही चेंज कर रहे हो K का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब दो इक्वेशन आपके पास हो गई। अब आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। अगर करोगे तो ये ln ऑफ A का फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैंने ऐसा किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं। सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ln ऑफ K2, ठीक है, माइनस ln ऑफ K1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हो ना, ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1। इसमें से फिर ये माइनस करोगे तो ये मैं यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे, ln ऑफ A माइनस ln ऑफ A, ये कट जाएगा। क्लियर हो गया? फिर ये वाले का नंबर आएगा। सो फाइनली क्या होगा, माइनस EA/RT2 माइनस ऑफ माइनस EA/RT1। ठीक है, तो ये हो गया। सो इसको क्या करेंगे, देखो ये देखो, log A माइनस log B, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज log A/B। सो log ऑफ K2/K1। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, माइनस EA/RT2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस
ई ए बाई आर टी वन। हालांकि मैं सीधे भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक स्टेप करके लिखूं जिससे आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया है। सो फाइनली यहां पर क्या होगा, सो ln ऑफ k2 बाई k1 विच इज इक्वल्स टू, आप यहां पर क्या करिए, ई ए बाई आर दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिया। यहां पर क्या हो रहा है, 1/t1 माइनस 1/t2, यही तो हुआ। अब मैंने उस टर्म से पहले देखो ई ए बाई आर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वहां पर क्या हो रहा है, -1/t2 कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर +1/t1 कॉमन निकल रहा है, तो उसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। सबको समझ में आ गया, सिंपल है। सो फाइनली ये रिलेशन आ गया आपके पास, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है ln ऑफ k2 बाई k1 विच इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर, और यहाँ से आपने क्या किया, एलसिम ले लिया। एलसिम कितना आएगा, t1 और साथ में t2। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, t2 माइनस t1। क्लियर हो गया सब लोगों को। एक्चुअल में ये रिलेशन है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। और फाइनली इस ln को आप log बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो फाइनली अगर आप log बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2.303, ठीक है। सो फाइनली वो 2.303 में नीचे लेके जा रहा हूँ, तो log k2 बाई k1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, ई ए बाई 2.303 r, और यहाँ पर क्या आएगा, t2 माइनस t1 अपॉन t1 एंड t2। ये लीजिए, ये फाइनल ड्राइव्ड रिलेशन है जो आपको याद रखना है। एक्चुअल में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ये इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अरेनियस कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो खत्म हो गया। तो आपको क्या करेगा, वो आपको दो कंडीशन देगा, टेम्परेचर T1 पे आपको रेट कांस्टेंट देगा K1, T2 पे रेट कांस्टेंट देगा K2। आपको ये रिलेशन इस्तेमाल करना है और वहां पर या तो K1 का वैल्यू दे देगा, K2 का वैल्यू पूछ लेगा, या फिर वो टेम्परेचर पूछ लेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है वो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ले दोनों वैल्यू देके, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखो अननोन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक अननोन होगी, बाकी सब दिया होगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। अगर T1, T2, K1, K2 चारों की वैल्यू दे रखी है तो आपके पास ई ए की वैल्यू है जो कि अननोन होगी, पूछेगा आपसे, या फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी देके टेम्परेचर दे देगा दोनों, लेकिन एक रेट कांस्टेंट पूछ लेगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग फाइनली आपको सोल्व करना पड़ेगा, एंटी लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना ही चुका हूं। सो इसको बड़े ध्यान से देख लो। सो फिर से बता देता हूं, आप यहां पर इक्वेशन को इस्तेमाल किया और यहां पर दो कंडीशंस इस्तेमाल की, और फाइनली अरेनियस ये जो कांस्टेंट है इसकी गायब ही कर दी वैल्यू। फाइनल एक्सप्रेशन में आपको अरेनियस कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने दो कंडीशंस ले ली तो आपको अरेनियस कांस्टेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो फाइनली हमने लोगरिथमिक रिलेशन ड्राइव किया है, उसमें हम लोग एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, जिसको बड़े ध्यान से इसको लिखिएगा। और वो स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आया है और वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद भी करता है। सो ये लास्ट पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट होगा, तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। ये देखिए, फाइनली हमने जो रिलेशन ड्राइव किया अरेनियस इक्वेशन के लिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अरेनियस इक्वेशन क्या थी, दैट इज के, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये इक्वेशन था और यहां से लोगरिथमिक हमने रिलेशन तैयार किया था, और वो क्या था, दैट इज ln ऑफ के विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था। क्लियर है। अच्छा, इसको जब आपने बदला था log बेस 10 में, तो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हो, log बेस 10 के विच इज इक्वल्स टू log बेस 10 ए और माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। सो ये तीन इक्वेशन है जो अरेनियस से रिलेटेड है। सबको समझ में आ गया। फाइनली इसके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए फटाफट से, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहे तो आप इसके लिए कर सकते हो, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए। ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये दोनों ही। इसका कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, इसका कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू, ये देखो ये तो c है। क्लियर हो गया। सो आप यहां पर ग्राफ बनाओगे log k और 1/t के रिस्पेक्ट में, तो आप y और x एक्सिस में क्या लिखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y एक्सिस पे तो मालूम पड़ेगा आपको क्या लिखना है, log बेस 10k या फिर ln ऑफ k। क्लियर हो गया। पहले हम इन दोनों ग्राफ की बात कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो y एक्सिस पे तो मालूम पड़ गया। सो y इक्वल्स टू, ये तो है c, फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ है और फिर आएगा m और x, यही तो होता है y इक्वल्स टू mx, ठीक है, और फिर माइनस c। तो ये
माइनस का साइन साफ बता रहा है कि जो लाइन होगी बेसिकली डिकेइंग होगी, नीचे की तरफ होगी, बढ़ती हुई नहीं होगी, क्योंकि स्लोप यहाँ नेगेटिव है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो y की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर नीचे वाली इक्वेशन देखें तो log ऑफ k, ये वाली, ठीक है। x की जगह क्या लिखोगे, 1/t। कंपैरिजन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है, तो उससे आपका पास ये जो k की वैल्यू है वो वेरिएबल होगी, और साथ में c की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज log ऑफ a बेस 10 में, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए बना रहा हूं तो, ठीक है। और फाइनली यहां पर y हो गया, x हो गया, c हो गया, m यानी कि स्लोप वो है नेगेटिव। कंपैरिजन कर लेना आप, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपैरिजन करते हो तो यहां पर m का वैल्यू कितना हो गया, वहां से ऊपर से कंपैरिजन करो, प्लस c, ये तो लाइन का इक्वेशन होता है, तो स्लोप यहां पर नेगेटिव है। क्लियर हो गया। सो m का वैल्यू कितना है, कंपैरिजन करो, माइनस ऑफ EA बाई 2.303 R। क्लियर हो गया। सो यहां से जब आप इसको प्लस लिखते हो, यही लाइन का इक्वेशन होता है, लेकिन यहां पर जो स्लोप आ रहा है कंपेयर करोगे तो माइनस नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हो गया। सो ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिख गया, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। तो लाइन कैसे बनेगा ग्राफिकली, तो उसको मैं यहां पर बना देता हूं। देखिए, सो फाइनली ये मैंने फर्स्ट ग्राफ बनाया है, बड़े ध्यान से उसको देखिए। y एक्सिस पर क्या लिखोगे, log ऑफ k, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log बेस 10k। ऐसे ग्राफ हमने पहले भी बहुत प्लॉट किए हैं। सो log बेस 10k यानी k वेरिएबल है। x की जगह क्या लिखोगे, 1/t, तो मैं तीनों ग्राफ प्लॉट करूंगा, 1/t लिख दिया। सो फाइनली देखिए ये शुरू कहाँ से होगा ग्राफ, log a से, तो फाइनली यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं मान लेता हूँ ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है log a बेस 10, log बेस 10a, ये उसका वैल्यू है। उसके बाद ये जो आपके पास लाइन का ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियल आपके पास कैसा होगा, डिकेइंग, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, लेकिन लाइन आएगी, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, लाइन आएगी। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहां पर मैं प्लॉट कर देता हूं। फाइनली ग्राफ बनेगा ऐसा, एक लाइन होगी, ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसका स्लोप कितना है, दैट इज -k। ये देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया है, व्हाट इज स्लोप, m, ये देखिए, तो स्लोप कितना है, k नहीं है, दैट इज -EA बाई 2.303 R, ठीक है। सो फाइनली ये है -EA बाई 2.303 R। ये देखिए फाइनली ये नीचे मैंने मेंशन ही कर रखा है स्लोप, बस वही आपको वहां लिखना है। तो ये नीचे वाली इक्वेशन का हो गया, क्लियर हो गया सब लोगों को ग्राफ। ऐसा ही ऊपर वाली इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन x यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। जरा ध्यान से, कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैसे लिखेंगे, log बेस 10 की जगह नेचुरल log लिखेंगे, ठीक है। सो फाइनली देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप लिखोगे नेचुरल log ऑफ k और 1/t के बीच में ग्राफ है। अगेन ये शुरू तो वहीं से होगा, कहाँ से, नेचुरल log ऑफ a से स्टार्ट होगा और ये डिकेइंग ग्राफ आएगा। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप बनेगा इस बार -EA बाई R। ये देखिए नेचुरल log के बीच में ग्राफ दिया हो तो वैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन एक तो क्या चेंज हो जाएगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट log बेस 10 से नेचुरल log में चला जाएगा, ये ln ऑफ a लिखोगे, यहाँ पर स्लोप भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। और जो तीसरा ग्राफ बनाओगे वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ इस तरफ से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगेन k और 1/t के बीच में ग्राफ बनेगा, वो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ कैसे आएगा, जरा आपको सोचिए कैसे बनेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ का मतलब, चलो मैं बना ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने y और x एक्सिस बना लिए। इस तरफ क्या लिखोगे, k, इस तरफ क्या लिखोगे, 1/t, टेम्परेचर है ना। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ये तो 1/t है ना। सो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t की वैल्यू घटेगी, k का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली घटेगा। सो फाइनली बस यही चीज चेक करनी है हम लोगों को। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k का वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो बेसिकली 1/t ये वैल्यू घटेगी, तो k का वैल्यू एक्सपोनेंशियली घटना चाहिए। क्लियर हो गया, कैसे घटेगा, ये देखिए इनिशियली वो वैल्यू कैसे रखोगे, आप रख दो ना 1/t का वैल्यू 0 रखो। अगर 1/t का वैल्यू 0 रखा तो e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, a से शुरू होगा ये ग्राफ। सो फाइनली ग्राफ a से शुरू होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से तीनों ग्राफ फ्लोट होंगे। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, ठीक है, जो कि काफी बार पूछे जाता है। और लास्ट एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेरिमेंटली एक स्टेटमेंट फाउंड हुआ, और वो एक्सपेरिमेंटली स्टेटमेंट क्या है जरा चेक कीजिए। सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव फाउंड अ, ठीक है, अ मैसिव रिजल्ट अबाउट के एंड टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, व्हाट वी हैव फाउंड, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हो, 10 का चेंज आए ना टेम्परेचर में, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ज्यादातर केमिकल रिएक्शन के लिए। मतलब समझे कि मान लो कि टेम्परेचर T1 का वैल्यू है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 का वैल्यू देखिए 10 का चेंज करना है तो ये मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत सिंपल है। मतलब आप इसको बुक्स में यूं भी लिखा हुआ है कि सपोज कि यहां पर टेम्परेचर T1 का वैल्यू है T, तो टेम्परेचर T2 का वैल्यू 10 से चेंज हो रहा है, T + 10, क्लियर हो गया, 10 का चेंज कर रहे हो। तो इंटरेस्टिंगली मान लेते कि उस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है K1 है और इस टाइम पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो 10 का चेंज करते ही आपका जो K2 का वैल्यू है वो जस्ट डबल हो जाएगा पहली वाली वैल्यू से। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया ज्यादातर केमिकल रिएक्शन के लिए। सो इन दिस केस K2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1, ठीक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव फाउंड दैट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस, जब भी आप टेम्परेचर में 10 का चेंज करते हो तो उसका रेट कांस्टेंट जस्ट डबल हो जाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काफी बार आपकी इवन बुक में भी लिखा हो, आप ध्यान से उसको देखिए। लेकिन ये ऐसे नहीं है, एक्सपेरिमेंट से है, हमें कैसे पता लगेगा? तो हमने ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ऐसा करके देखा और के की वैल्यू निकाल के देखी, टेम्परेचर को जब 10 से हमने चेंज किया तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिलेशन पाया गया कि जो रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड टर्म में आ रहा है वो फर्स्ट टर्म्स का जस्ट डबल था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को कहां काम देगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में काम देगा, ठीक है। सो इस पे न्यूमेरिकल सीधे आते हैं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बस न्यूमेरिकली अभी करने हैं, ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है। सो फाइनली अगर कुछ बचा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बड़ा जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आज मैंने आपको करवाए, इन पे क्वेश्चन करने हैं अब हमें, ठीक है। सब आपको क्या करना है गाइस, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स का शीट भी दिया था, बीच में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स का मैंने प्रॉब्लम्स का शीट दिया था। तो आप बैठ के उसको सोल्व करो गाइस ईमानदारी से, ठीक है। थ्योरी की आप टेंशन मत लो, मोस्ट प्रोबब्ली सारी थ्योरी मैंने यहाँ कंप्लीट करा दी है। अब तो हमें न्यूमेरिकल करने हैं बैठ के। अगले वीडियो का वेट करो, अगर थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक बच रहा होगा तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज उसमें आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। टिल देन आप सारी थ्योरी को कॉपी के अंदर लिख लो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं मेल और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं करूंगा। मैं आपके क्वेश्चन नोट डाउन करते रहता हूं, मैं आपको आंसर करूंगा अगली वीडियो में, ताकि उसका सबको फायदा मिले। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने मेल किया, क्वेश्चन पूछा तो मुझे फटाफट से आपको रिप्लाई आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बच्चे को रिप्लाई करूं उससे अच्छा वही क्वेश्चन मैं सबको करवाऊं। तो आप नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई न्यूमेरिकल वीडियो आए उसमें आप वेट करो, आपका जरूर उसके अंदर न्यूमेरिकल लिया होगा या वैसा ही न्यूमेरिकल मैंने जरूर करवाया होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप बस वेट करो अगले वीडियो का, ठीक है। ये मत सोचो कि आपने मेल किया वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी वीडियो के अंदर। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से वीडियो को कंप्लीट करो और अपना होमवर्क समय से करते रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है जिसको करो। और साथ ही साथ गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि इस चैनल के साथ जुड़े रहो। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जो लोग लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, उनको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी दूंगा बहुत जल्द। और साथ ही साथ आप एक बच्चा अगर 10 बच्चों को शेयर करते हैं तो उनको ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि हाँ बिना कोचिंग के भी हम लोग कर सकते हैं। मुझे काफ़ी बार मैसेज आते हैं कि सर मेरे दोस्तों ने कोचिंग छोड़ दिया, आपके जो वीडियोस हैं उन पर रिलाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहाँ बता देता हूँ, ये तीसरा चैप्टर है कंसेक्यूटिवली जो खत्म हो रहा है। ये तो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैंने कम से कम इन्हीं ड्यूरेशन में 3 चैप्टर वहाँ पे भी खत्म कर दिए होंगे 11th स्टैंडर्ड के। तो आप जाके देखो, मैं बहुत फास्ट सिलेबस करा रहा हूँ, बस आपको कंप्लीट करना है। सो गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन याद रखिएगा इस वीडियो को करें अच्छे से, होमवर्क कंप्लीट करें और इन वीडियोस को नीडी स्टूडेंट को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।